9:45 वाले में होती है। नमस्कार, झाबुआ अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। और इस फेसबुक लाइव के जरिए जो कंटेंट है हमारा, आज जो करंट इशू है वो जिस तरीके से टीआरपी का खेल नेशनल लेवल पर जो चल रहा है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो सोशल मीडिया है उसमें जिस तरीके से लोग दो धड़ों में बटे नज़र आए हैं, उन सब मुद्दों पर आज इस फेसबुक लाइव में हम चर्चा करेंगे। चर्चा कोविड-19 पे भी होगी और चर्चा बलात्कार के मामलों में अलीराजपुर में जो कुछ हुआ है उस पर भी होगी। तो ये तीन विषय होंगे जिस पर मैं आज आपके सामने लाइव हूँ। सवाल आप कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, आपको जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा कोई सियासत का विषय आ जाएगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अनौपचारिक लाइव है, उसका कोई ऐसा तय बिंदु नहीं है, लेकिन जो मेरे मन के विचार हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। और आप लोग भी जो जुड़े हैं वो एक तरीके से हमारा सीधा संवाद है जिसके जरिए हम आपस में चर्चा करेंगे। रोहित जी हेलो, कैसे हैं आप? विजय माहेश्वरी जी भी देख रहे हैं। इसमें करीबन 35 लोग लाइव हैं, 36 लोग लाइव हैं। 50 के आसपास जब हो जाएंगे तो मैं शुरुआत करूंगा और बाद में लोग जुड़ते जाएंगे। 39 के आसपास हो गए हैं। हालांकि मैंने इसका कोई प्रोमो जारी नहीं किया था, अचानक से मन में आया कि 2-3 दिन हो गए हैं संवाद किया जाए, तो फिर मैं फेसबुक लाइव आ गया। आपने देखा होगा कल मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं परमजीत सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ चैनलों पर ये आरोप लगाया था कि इन चैनलों के द्वारा टीआरपी खरीदी जाती है और उनके पास सबूत हैं। और 2 मराठी चैनल के जो ऑनर हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार भी किया था और शंका के घेरे में रिपब्लिक भारत, और सभी जानते हैं कि परमवीर सिंह वर्सेस रिपब्लिक का क्या मसला है जो लंबे समय से चल रहा है। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि क्या जब हम दुनिया में कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तब क्या हमारा मीडिया उस लोकतंत्र के अनुसार व्यवहार कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुद्दे कहाँ हैं, हमको क्या दिखाया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है? और सरकारों के अनुसार या राजनीतिक दलों के नेताओं के अनुसार जो हमारी नेशनल मीडिया है वो मुद्दों को तय करती है, वो प्राइम टाइम डिबेट उस हिसाब से तय करती है। नतीजा आम आदमी, आम भारतीयों के जो मुद्दे हैं वो हाशिए पे हैं, वो गौण हो जाते हैं। एसटी, एससी, माइनॉरिटी, महिलाएं, पीड़ित, शोषित, इनके मुद्दे गौण हो जाते हैं और हाशिए पे चले जाते हैं और केंद्र में वो मुद्दे आ जाते हैं जो शायद निरर्थक हैं, लेकिन सियासतदान उसमें भी जान फूंक कर मीडिया की मदद से अपना गेम करते हैं। रिपब्लिक भारत बीते कुछ सप्ताह से टीआरपी के खेल में नंबर 1 था। आज तक को उसने पीछे छोड़ा और वो नंबर 1 हो गया। इस चीज़ को उसने काफ़ी भुनाया और जो एक स्थापित तथ्य होते हैं, मान्यताएं होती हैं, डेकोरम होता है, उसको भुलाते हुए अर्णव गोस्वामी ने जो व्यवहार किया, जिस तरीके से अपने प्रतिस्पर्धी चैनलों के साथ को लेकर उसने व्यवहार किया, उसकी अपेक्षा कम से कम भारत में नहीं की जा सकती थी। ठीक है, आप किस तरीके से नंबर 1 बने हैं, मान लीजिए आप जेन्युइन थे, तब भी आपके व्यवहार में गरिमा होनी चाहिए थी, आपको कूल रहना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। सुशांत सिंह केस को लेकर और रिया चक्रवर्ती के बाद हाथरस केस को लेकर जिस तरीके की जर्नलिज्म अर्णव गोस्वामी ने और उनकी टीम ने दिखाई है, वो तात्कालिक सनसनी के तौर पर आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन मैं निजी तौर पर एक पत्रकार होने के नाते उसकी आलोचना करता हूँ। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे उसको राष्ट्रवाद विरुद्ध उस चीज़ को पेश कर रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वही अर्णव गोस्वामी हैं जिन्होंने 2002 के गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी को कई सालों तक घसीटा था और दोषी करार दिया था। आप चले जाएं, यूट्यूब की तहखाने में चले जाएं और जाके सर्च कर लीजिए
अर्णव गोस्वामी अबाउट नरेंद्र मोदी, अर्णव गोस्वामी अबाउट गुजरात राइट्स, अर्णव गोस्वामी ये टाइम्स नाउ में हुआ करते थे, वो टाइम्स नाउ अबाउट गुजरात राइट्स। आपके जाले साफ हो जाएंगे कि अर्णव गोस्वामी उस समय क्या थे और नरेंद्र मोदी को क्या उपमाएं उन्होंने दी हैं। लेकिन आज सूट कर रहा है तो वो राष्ट्रवादी हो गए हैं। ये दोहरा मापदंड है और ये वो चीज़ है जो आप अपनी सुविधा अनुसार अपेक्षाएं आप बांटना चाहते हैं कि या तो आप इस तरफ आ जाइए या उस तरफ आ जाइए, जबकि आपको मुद्दों के आधार पर, अगर आप ईमानदार भारतवासी हैं, देश प्रेमी हैं, तो मुद्दों के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। आप देश प्रेमी हैं, अच्छी बात है, हम भी देश प्रेमी हैं, अच्छी बात है, सभी देश के नागरिक हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर आप चैनलों को भी बांटने लगेंगे तो फिर आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, झंडा बरदार अगर आप बनेंगे तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप प्रशंसक बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चैनल अच्छा लगता है उसी पे रिमोट आपके हाथ में है, कोई आपको पिस्टल नहीं अड़ाएगा। मसला ये है कि क्या किसी भी चैनल को, मैं यहाँ अर्णव गोस्वामी की बात करूँगा, क्या हम किसी भी चैनल को ये आज़ादी दे सकते हैं कि वो किसी भी, वो पुलिस भी बन जाए, वो वकील भी बन जाए, वो जज भी बन जाए, वो जल्लाद भी बन जाए, वो फांसी भी दे देगा, वो जल्लाद भी बन जाएगा। सुशांत सिंह केस से हम बात करते हैं और एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, ईमानदारी से सोचिएगा। अगर आप उसी नज़रिए से सोचेंगे जैसा कि दो फाड़ हो गए हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, आप स्वतंत्र सोचने के लिए, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। सुशांत सिंह ने की कथित तौर पे मौत हुई, कहा गया वो हत्या थी। एक ट्रायल चलाया गया, एक कैंपेन चलाया गया, न सिर्फ रिपब्लिक ने चलाया, रिपब्लिक के बाद सभी चैनलों ने चलाया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुए, सीबीआई ने जांच कर ली। एम्स की रिपोर्ट आ गई सामने जो ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं था, वो आत्महत्या थी। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला और रिया चक्रवर्ती को, माफ़ कीजिएगा, आप सोच सकते हैं कि मैं रिया का समर्थन कर रहा हूँ, आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, लेकिन तथ्यों पे जाइएगा। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। रिया चक्रवर्ती एक लड़की है, उसको जिस तरीके से ट्रायल किया गया, मीडिया ट्रायल किया गया, जिस तरीके से उसको फ्रेम में लिया गया, उसको लगभग बता दिया गया कि वही सुशांत सिंह राजपूत की कातिल थी, या 120 बी आईपीसी जो आपराधिक षड्यंत्र है उसकी हत्या का कथित तौर पर जो पेश किया गया, उसमें वो शामिल थी। एम्स की रिपोर्ट ने बता दिया कि सुशांत ने सुसाइड किया था। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है अभी तक कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है। रिया चक्रवर्ती को जब आप सुशांत सिंह के केस में नहीं घेर पाए तो तमाम मीडिया चैनलों ने, हम सभी की बात करेंगे, कोई भी दूध का धुला नहीं है, उन्होंने उसे नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के जरिए रडार पे लिया, उसे इस तरीके से पेश किया जैसे वो किसी बहुत बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके थानला में, मेनगर में, राणापुर में, पारा में, झाबुआ में, इंदौर में, अलीराजपुर में, जोबट में, दाहोद में, बड़ौदा में, इंदौर में लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, गांजा भांग और नाइट्रा की गोलियां नहीं खा रहे हैं? लेकिन विलेन कौन बनी? रिया चक्रवर्ती। उस लड़की के पास कोई भी नशीली चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन आपकी खींच थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ट्रायल की खींच थी कि जब वो सुशांत की हत्या के मामले में नामजद नहीं हो पा रही है तो उसको इस तरीके से जेल में डालो, क्योंकि बिहार के चुनाव आ गए थे। बिहार के चुनाव न होते तो सुशांत सिंह मुद्दा नहीं बनता। गुप्तेश्वर पांडे का चुनाव लड़ने का जो सपना है वो न होता तो शायद ये इतना बड़ा इशू न बनता। अब आप देखिए, माया मिली ने राम किसे कहते हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी बिहार का पद छोड़ा, लेकिन सिपाही को टिकट मिल गया, डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे साहब रह गए, टिकट नहीं मिला। रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाई कोर्ट ने 7 घंटे की सुनवाई के बाद
ये कहा कि ये एनसीबी का फेक केस है, रिया पे केस बनता ही नहीं है, उसके पास कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है, ना एनसीबी ये साबित कर पाया कि वो ड्रग रैकेट का हिस्सा थी। नतीजा, रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी गई। गुप्तेश्वर पांडे को टिकट न मिलना, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाना और मुंबई पुलिस के द्वारा टीआरपी के खेल का उजागर करना, ये जूता है उन चेहरों पे मारा हुआ कि जो लोग मीडिया ट्रायल गलत तरीके से चलाते हैं किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। 20 साल के जर्नलिज्म में हमने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि हर व्यक्ति के नागरिक अधिकार होते हैं। हिम्मत की दाद दूंगा मैं रिया चक्रवर्ती की। लिव इन रिलेशनशिप का कानून किसने बनाया इस देश में? देश की सबसे बड़ी अदालत ने बनाया, सरकार की सहमति से बनाया। अगर वो सुशांत सिंह के साथ 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी तो क्या वो अपराधी है? सिर्फ इसी आधार पे अपराधी है। 8 तारीख को वो सुशांत के घर से निकलती है और उसकी सुशांत की बहन आ जाती है। 14 को सुसाइड होता है, बहन के नॉलेज में है, लेकिन बहन इंट्रोगेट नहीं होती है। बहन का इंट्रोगेशन नहीं हुआ है, रिया का हुआ है। मीडिया ट्रायल बहन का नहीं हुआ है, रिया का हुआ। हिम्मत की दाद दूंगा मैं उस लड़की की, उसने साहस के साथ सामना किया, सारे फैक्ट सामने रखे। आपको पता है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में क्या होता है? अगर आपकी ज़िंदगी के साथ मीडिया ट्रायल हो, अगर आपकी ज़िंदगी के साथ सरकार या अभियोजन पक्ष गलत तरीके से, पुलिस, एनसीबी, सीबीआई आपको गलत तरीके से परेशान करे और आप निर्दोष साबित हों, अभी हालांकि इस केस में रिया को जमानत मिली है, फाइनल फैसला ट्रायल के बाद होगा, लेकिन मैं आपको आज लिख के देता हूं कि वो बरी होगी। तो क्या गलत तरीके से अगर कोई एजेंसी, कोई सरकार, कोई मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मीडिया ट्रायल करता है, आपकी छवि का मान मर्दन करता है और आप निर्दोष साबित होते हैं, तो क्या सिर्फ हाई कोर्ट से बेल मिल जाना या सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाना? सुप्रीम कोर्ट जाएगी, एनसीबी ने बयान दिया है, जाए, अच्छी बात है। सवाल ये है कि क्या किसी भी देश में, आप रिया चक्रवर्ती के केस को हटा दीजिए, आप जो लोग देख रहे हैं उसमें से किसी एक शख्स खुद को, अपने आप को चुन ले, हर व्यक्ति अपने आप को चुन ले और सोचे कि अगर आपको गलत तरीके से किसी भी ड्रग्स के मामले में, हत्या के मामले में, नारकोटिक्स के मामले में, अवैध शराब के मामले में पुलिस फंसा दे, सीबीआई फंसा दे और कोर्ट में वो चीज़ निर्दोष साबित हो, लेकिन आप तो साहब बदनाम हो गए, आपका मीडिया ट्रायल हो गया, अखबारों में आपकी फ़ोटो छप गई, टीवी में आप स्क्रीन पे आ गए, समाज में आप बदनाम हो गए, आप 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर जेल में रह आए, उसका हर्जाना कौन भरेगा? समाचार जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं, चाहे वो तमाम चैनल करें, रिपब्लिक करे, आज तक करे, एबीपी करे, इंडिया टीवी करे, हर चैनल की आलोचना करता हूं मैं, हर अखबार की यहाँ आलोचना करूँगा। इस देश में लोकतंत्र में व्यवस्थाएं सुधारने की ज़रूरत है। आज आप मुझे बताइए कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिली, कितनी स्पेस मिली है किसी भी अखबार में और चैनल में? क्या उतने स्पेस प्राइम टाइम की मिली जितना उसको अंदर भेजने के लिए की गई थी? पूछिए सवाल खुद से, क्या ये जायज है? अगर आपको सूट ना करता हो रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाना, तो आप कह सकते हैं कि जुडिशरी मैनेज हो गई। बहुत से लोग बोल देते हैं, यानी कि आपकी सुविधा के हिसाब से कुछ न हो तो आपके पास तर्क तैयार है। मुद्दे की बात पे आ रहा हूं मैं कि क्या इस देश में ये कानून नहीं बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर कोई जांच एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, यूपी की सरकार है, किसी भी भारतवासी के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उसे गलत तरीके से ट्रायल करती है और वो न्यायालय से बाइज्जत बरी होता है, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं पाया जाता है, लेकिन वो साल भर, 2 साल, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन जेल में रह आता है, मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनता है, उसकी आधा पेज की खबरें छापी जाती हैं, तो क्या इन सारे मीडिया चैनलों से और अखबार वालों से
सरकारों से मिलकर क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो मान मर्दन किया गया है उसको हर्जाना दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको बताता हूं कि एक भारतीय डॉक्टर था, उसको आतंकवादी होने के शक में 1.5 दिन तक सिडनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज से 8 साल पुराना मसला है, 2012-13 का। इस घटना को आप सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या इस देश में ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। भारत के उस छात्र को, जो मेडिकल डॉक्टर था, उसको 1.5 दिन तक सिडनी पुलिस ने इंट्रोगेट किया, गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, उसको आतंकवादी माना गया, उसका इंट्रोगेशन किया गया। वहाँ के तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पे उसकी खबरें छपी कि आतंकवाद, संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। उसका बैग की जांच करते हुए एयरपोर्ट पे तमाम चीज़ें छपी। 1.5 दिन के बाद सिडनी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिडनी पुलिस के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिडनी पुलिस से गलती हुई है और उन्होंने गलत व्यक्ति को हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था, डिटेन किया था, सवाल जवाब किए थे। और सिडनी पुलिस के चीफ ने देश से माफ़ी मांगी, उस शख्स से माफ़ी मांगी और 1.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का हर्जाना उस व्यक्ति को दिया गया, उस भारतीय छात्र को दिया गया, क्योंकि पूरे ऑस्ट्रेलिया में आपने उसका मान मर्दन कर दिया था। हम किस मुंह से अपने आप को देश का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं? हमारे देश में ये साबित होता है, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत में गंभीर अपराधों में 90% लोग कोर्ट में बाइज्जत बरी होते हैं। पुलिस जो एजेंसियों में जो लोग बैठे हैं, जांच एजेंसियों में, वो कानून पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन छुड़ाने वाले कानून पढ़े लिखे हैं। जब ट्रायल में मामला जाता है तो पुलिस की कई कार्रवाई फेक सामने आती है, सरकारों के गलत इरादे सामने आते हैं। आप सरकारों के साथ नहीं हैं तो आप पे रासुका लगा दिया जाएगा। आप देखिए महाराष्ट्र सरकार ने जो कार्रवाई की थी, महाराष्ट्र सरकार के आलोचना पे कई लोगों पर रासुका लगा दिया गया था। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ कई राज्य सरकारें करती आई हैं। यानी आप सरकार से सवाल करेंगे, सरकार को मुश्किल में डालने वाले सवाल करेंगे तो आप पर रासुका भी लग सकती है, आप पे मुकदमे भी लग सकते हैं, चाहे आप पत्रकार हो, सिविलियन हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। 1975 की इमरजेंसी क्या थी? इंदिरा गांधी ने क्या किया था? आवाज़ दबाई थी पूरे देश की। 1975 से 77 तक पूरा देश बंधक बना लिया गया था, उनके नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। मीसाबंदी, उस समय जो जेल में गए थे उनको आज मीसाबंदी सम्मान के साथ कहा जाता है। 25 से 30 हज़ार रुपये उनको पेंशन दी जाती है। भारत के इतिहास में ये पहला सही कदम था जब इंदिरा गांधी द्वारा जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी इमरजेंसी लगाकर, तब लोकतंत्र की हत्या के जो शिकार हुए थे लोग, जिनको बगैर मुकदमे के जेल में रखा गया, बगैर ट्रायल के रखा गया, न्यूनतम 1 महीने से अधिकतम 2 से 2.5 साल तक रखा गया, उनको मीसाबंदी करार देकर जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन की शुरुआत की थी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब वो पेंशन का दायरा काफ़ी बढ़ाकर 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कर दिया गया था। अब शायद और बढ़ गया है। ये भारत में पहला और अंतिम ऐसा कानून लाया गया था जिसमें सरकार सिस्टम के द्वारा जो प्रताड़ित भारतीय हैं उनको पेंशन दी जाती है, आज भी दी जाती है। यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। रिया चक्रवर्ती को हटा दीजिए, वो एक प्रसंग है, वो एक उदाहरण है, अभी उसका फैसला आना बाकी है, अभी सिर्फ बेल हुई है, आगे ट्रायल होगी। लेकिन जो जज ने कहा है उसको पढ़िएगा। जज ने स्पष्ट कहा है कि इसके पास ना कोई ड्रग्स मिला है, ना कोई सबूत मिले हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह केस की जब ये स्पष्ट हो गया एजेंसियों को, सीबीआई तो भारत सरकार की है, जब ये स्पष्ट हो गया कि ये सुसाइड था, तब रिया को आपने वहाँ से हटा के ड्रग्स में उलझा दिया। आपको पता है कि आपने उस लड़की को एक व्हाट्सएप चैट के आधार पे आपने आरोपी बनाया। कितना टिकेगा मामला कोर्ट में? और मैंने फिर कहूँगा कि आपके शहर में ये ड्रग्स नहीं बिक रही है,
गांजा, भांग, शराब नहीं बिक रही है। आपके शहर में बिक रही है। झाबुआ, राणापुर, पारा, मेघनगर, थांदला, इंदौर, उज्जैन, तो ये सब राष्ट्रवादी है। आप राष्ट्रवादी है बिल्कुल मत बोलिए। और वहां उस लड़की ने ली भी होगी, पी भी होगी, तो वो पाकिस्तानी हो गई। रिया को अब साइड में हटाते हैं। मसला है देश का। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा होता है तो अब आप ऐसा कानून नहीं चाहेंगे कि ये सरकारें, केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी की भी सरकार हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, किसी भी पार्टी की सरकारें हो, काम तो सिस्टम करता है, नौकरशाही करती है। और ये जो नौकरशाह लोग हैं, ये अगर गलत तरीके से किसी भी भारतीय नागरिक को ट्रायल करेंगे तो ये सिस्टम बनना चाहिए जैसा कि मीसाबंदी का बना है। एक बड़ा हर्जाना और इन्हीं अफसरों से, उन्हीं मीडिया चैनलों से वसूला जाए जो मान मर्दन करते हैं। आपसे एक सवाल है, मान लीजिए आप जो भी लोग देख रहे हैं लाइव, आपको पुलिस ने, झाबुआ पुलिस ने, आप जिस भी जगह के हैं वहाँ की पुलिस ने आपको चोरी, लूट, डकैती के आरोप में पकड़ लिया। आप निर्दोष हैं, आप फिर भी पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बाहर आपको बैठा के फोटो सेशन होगा, लीड खबर बनेगी अखबारों की, 2 कॉलम 3 कॉलम में फोटो छपेगा, पुलिस के साथ आप खड़े हैं, माल भी कुछ रखा है, और 6 कॉलम 5 कॉलम की खबर बनेगी। लेकिन आप जब बरी होंगे उस केस में, वो अखबार खबर देगा? कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल खबर ब्रेकिंग करेगा? अगर करेगा 99.99% नहीं करेगा, तो सिंगल कॉलम में छोटा सा 4 लाइनें। कितना जस्टिफाई करेंगे आप इस चीज को? आपका मान मर्दन की जब वक्त आई तो आपने आधा पेज दे दिया, 5-6 कॉलम दे दिए, 3 कॉलम का फोटो दे दिया, और जब आप सम्मान के साथ बरी हुए तब दिस इज द डबल स्टैंडर्ड्स। ये दोहरे मापदंड हैं मीडिया के, और इसके लिए कानून बनना चाहिए। ये मीडिया पर्सन होकर मैं आपसे कह रहा हूं, कोरोना काल निपटने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में लगाऊंगा। जवाबदेही तय की जाए सरकारों की। जो एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि ये बंदे ने चोरी, लूट, डकैती, मर्डर किया है, वही एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उस अखबार को उतनी ही जगह देनी पड़ेगी, उस फैसले को छापना पड़ेगा जो जज ने दिया है उसको बरी करने का। अगर वो आरोपी साबित होता है तो आप फिर छापिए, पेज भर दीजिए, सत्य कथा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मसला है जब जुडिशरी ये सोच के काम करती है कि 100 दोषी बरी हो जाएं, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, तब क्या हमारी मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी भी मामले में, एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस की जांच कोर्ट में अगर मान्य होती तो फिर कोर्ट की जरूरत क्या थी? किसी भी जांच एजेंसी की जांच मान्य होती तो कोर्ट की जरूरत क्या थी? ये टीआरपी वाला जो कल मसला हुआ है, मुंबई पुलिस सही बोल रही है, झूठ बोल रही है, पुलिस तय करे, कोर्ट तय करेगी। हम तय करने लग गए हैं सोशल मीडिया पर, नहीं ये सही है और ये गलत है। दिस इज डबल स्टैंडर्ड, ये नहीं चलेगा। ऐसे विकसित राष्ट्र नहीं बनते हैं, राष्ट्र निर्माण ऐसे नहीं होते हैं। सिर्फ हम नाम के भारत में लोकतंत्र हैं, क्या लोकतांत्रिक अधिकारों का ईमानदारी से पालन होता है? ये बहुत सारी चीजें हैं। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, कानून बनना चाहिए, ये सभी के लिए है। मैं पिटीशन, तो मैंने आपको वादा कर दिया कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर लगाऊंगा, फरवरी या मार्च में फाइल करूंगा कि साहब ऐसा कानून लाइए कि किसी भी व्यक्ति का मान मर्दन, जो मीडिया ट्रायल होता है, वसूली उस मीडिया हाउस से की जाए, प्रशासन से की जाए और दी जाए, या फिर वो उतना ही स्पेस दे जितना प्राइम टाइम डिबेट की थी आपने 15 दिन मेरे बरी होने पे कीजिए। है ताकत? दोहरे मापदंड खेले जा रहे हैं मीडिया में, दोहरे मापदंड खेले जा रहे हैं। आप देखिए, जो लोग अभी जुड़े हैं फिर से बता दूं, अर्णव गोस्वामी 2000 से लेके 2002 से के दंगों को लेकर 10 साल तक मोदी को गाली देते रहे। अब अर्णव गोस्वामी राष्ट्रवादी हो गए हैं। अच्छी बात है, बधाई, जिनको वो राष्ट्रवादी लगते हैं बधाई।
तहखाने में जाइएगा यूट्यूब के और सर्च कीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ, अर्णव गोस्वामी अबाउट नरेंद्र मोदी, अर्णव गोस्वामी अबाउट गुजरात राइट्स, गुजरात दंगों पर अर्णव मोदी, करिए सर्च, देख लीजिएगा राष्ट्रवादी को। वो राष्ट्रवादी जो नरेंद्र मोदी को हत्यारा बता रहा है, गुजरात दंगों का जिम्मेदार बता रहा है, आज आपको बहुत पसंद आ रहा है। तात्कालिक वजह होगी, लेकिन अर्णव गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ अपने टीआरपी के लिए कर रहे हैं। और ये जो ट्रेंड उन्होंने शुरू किया ना चिल्लाना, आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि अगर भारत में टिड्डी दल भगाना हो तो अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम को भेज दीजिए। उनके व्यवहार और बोलने के तरीके से टिड्डी दल भाग जाएगा, आप लिख के नोट कर लीजिए। टिड्डी दल भगाइए, सब कुछ कीजिए, पत्रकारिता कीजिए, लेकिन एजेंडा जर्नलिज्म नहीं चलेगा और किसी चैनल का नहीं चलेगा। किसी भी चैनल का एजेंडा जर्नलिज्म नहीं कर चलेगा, क्योंकि आपके लिए अब सोशल मीडिया तैयार है। और सोशल मीडिया की ताकत आज की तारीख में आपने बाबा के ढाबा से देख ली होगी, 48 घंटे में कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी तस्वीर नहीं बदल पाया, सिर्फ एक फेसबुक लाइव ने उसकी तस्वीर बदली। सुधर जाएं चैनल वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, सारे चैनलों की बात कर रहा हूँ, सुधर जाइए, एजेंडा जर्नलिज्म बंद कीजिए। एजेंडे में आपके किसान कब आएगा, मजदूर कब आएगा, आदिवासी कब आएगा? झाबुआ अलीराजपुर जिले में 30% शिक्षकों के पद खाली हैं, एजेंडा कब बनेगा? पूरे देश के रिमोट बेल्ट जो पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पे शिक्षा की स्थिति बदहाल है। कुपोषण मध्य प्रदेश में 48% है। पूछता है भारत, पूछिए ना। नहीं पूछेंगे आप, सूट नहीं करता आपको। आपको पसंद करने वालों को भी सूट नहीं करता है। आपको सूट करता रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह। पालघर में साधुओं की हत्या की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों को अंदर डालना चाहिए। फैसला कौन करेगा, नरेंद्र मोदी या अर्णव गोस्वामी करेंगे? अर्णव गोस्वामी चिल्लाएंगे, आज तक चिल्लाएगा, एबीपी चिल्लाएगा, तब मोदी फैसला करेंगे या वो अपने विवेक से करेंगे? एजेंडा तय करने आप चल दिए। और सोशल मीडिया का वो हिस्सा जो खुद एजेंडे का हिस्सा है, जिसने अपने नॉर्म्स बना लिए हैं कि ये हमको सूट करता है और ये हमको सूट नहीं करता है। जो आपको सूट नहीं करता है तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए। मुद्दे की बात पे आइए, सवाल खड़े कीजिए, मुद्दों पे प्रशंसा कीजिए। अर्णव ने अगर किसी चीज़ को मुद्दा बनाया है तो आप प्रशंसा कीजिए। एबीपी ने अगर किसी चीज़ को अच्छा मुद्दा बनाया है तो आप प्रशंसा कीजिए। घंटी बजाओ उनका शो है, आप कितना बढ़िया शो है, आप प्रशंसा कीजिए। श्वेता सिंह आज तक में जब शो लेके आती हैं श्वेत पत्र, आप उनकी तारीफ कीजिए। जो जेन्युइन है उस पर आप करिए। रवीश कुमार एजेंडा जर्नलिज्म चलाते हैं, मैं खुद उनका आलोचक हूँ। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मैं उनकी आलोचना करता हूँ। अर्णव गोस्वामी और जो रवीश कुमार है, मैं उनको एक श्रेणी में डालता हूँ। एजेंडा तय कर लिया इन्होंने, अच्छा काम दिखाना ही नहीं है। भैया आप दिखाइए, मैं तारीफ करूँगा। भाई रवीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत चीन सीमा पर पहली बार भारत आंखें दिखा रहा है, सड़कें बना रहा है, एयरबेस बना रहा है, चीन परेशान है, तारीफ तो करिए। नहीं करेंगे आप, मुद्दे की बात है। नरेंद्र मोदी सरकार अगर चीन के साथ आंखों में आंखें डाल के काम कर रही तो मैं तारीफ करूंगा, लेकिन कृषि बिल की आलोचना करूंगा। ये ताकत आपके अंदर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने उरी में पुलवामा के बाद जो औकात दिखाई पाकिस्तान के, उसके लिए जिंदाबाद। लेकिन लॉकडाउन में जो उनके गलत फैसले से लोग परेशान हुए, उसके लिए नरेंद्र मोदी की मैं आलोचना करता हूं। गुजरात की सरकार बीजेपी की सरकार है,
जिलों में कोरोना से निपटने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रही है। गुजरात की विजय रूपाणी सरकार की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान गरीबों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिले तो छोड़िए, संभाग में नहीं है, आप खुद कबाड़िए और पैसा दीजिए। आलोचना करता हूं मैं। करेंगे आप आलोचना? नहीं करेंगे, राष्ट्रवादी हैं आप। खुद को तराशिए, पूछिए खुद से, क्या आप न्याय कर रहे हैं खुद के साथ? मत बांधिए आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आप बिकाऊ नहीं हैं, आपका वोट बिकाऊ नहीं है। मुद्दों पे सरकारों की आलोचना करिए, मुद्दों पे सरकारों की तारीफ कीजिए, यही राष्ट्रवाद है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है इस संपूर्ण मुद्दे पे जरूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा आपके बीच, कोशिश कराऊंगा मैं एक मुद्दे पे आपकी एसपी अलीराजपुर से बात करने की। हॉट इशू है, अलीराजपुर में 203 फैसले आए हैं बलात्कार के मामलों के बीते 3 सालों में, और 193 लोग उसमें बाइज्जत बरी हुए हैं। क्यों बरी हुए? सिस्टम की कमी थी, पुलिस जांच की कमी थी, या क्या था? चर्चा उन्हीं से करेंगे। आपकी बात करवाऊंगा। कल आप जुड़िएगा करीब 8:30 बजे फिर से इसी पेज पे। आपने अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें, ताकि आप इसी तरीके के लाइव में हमारे साथ आ सकें।